कौन कौन से पावर स्टेशन हैं बिहार में? बरौनी, मुजफ्फरपुर। प्रशांत जी, आप मुझे बिहार से आने वाले कुछ प्रमुख उद्योगपतियों के नाम बता सकते हैं? क्या भारत सरकार ने कभी कोई आर्थिक सामाजिक जनगणना कराई थी? जितना समृद्ध साहित्य मैथिली के पास है, उतना बिहार की किसी और बोली के पास क्यों नहीं है? May I come in, sir? Come in. Take your seat. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. प्रशांत, अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मैं प्रशांत कुमार झा बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा वहीं से समाप्त की और तत्पश्चात मैं चेन्नई चला गया, जहाँ से मैंने डिप्लोमा किया। और उसके बाद मैंने नोकिया इंडिया में काम करते हुए ही पार्ट टाइम बीटेक किया। अच्छा, पार्ट टाइम बीटेक किया जी। आपने? और उसके कुछ समय बाद मैंने नौकरी छोड़ के सिविल सेवा के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। वर्तमान में मैं सीडीपीओ पद के लिए चयनित हो गया हूँ और ज्वाइनिंग है तो प्रतीक्षारत हूँ। तो ये पार्ट टाइम बीटेक और फुल टाइम बीटेक में क्या अंतर होता है? पार्ट टाइम बीटेक सर वही कर सकते हैं जो नौकरी में है। ये अनिवार्य शर्त है। तो उनके लिए एक सुविधा प्रदान की गई है कि आप नौकरी भी कर सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं। आमतौर पे जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं वो ऐसा विकल्प चुनते हैं। अच्छा, तो इसमें क्लासेस कैसे होते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन ही होती है। शनिवार रविवार, मेरा शनिवार रविवार होता था प्रतिदिन, मतलब प्रति सप्ताह। कुछ कॉलेजेस में इवनिंग में होते हैं। अच्छा, तो उसमें ड्यूरेशन बीटेक का ज़्यादा हो जाता था? 3.5 साल। 3.5 साल। वैसे मुझे 3 साल लगता लैटरल एंट्री अच्छा के द्वारा। जी। तो आपने रेगुलर बीटेक नहीं करके क्या मिस किया? सर, कैंपस में होने वाली एक्टिविटी को मिस किया, बहुत सारे सेमिनार को मिस किया। तो वो छोड़ दीजिए। जी। जब मैं टेक्निकल बातों को अगर ले, कोई टेक्निकल स्किल जो आपने मिस किया हो? टेक्निकल स्किल बहुत बड़े पैमाने पर मैं प्रैक्टिकल नहीं कर पाया। इतनी थ्योरी पढ़ाई होनी चाहिए थी, उतना नहीं कर पाया। लेकिन कुछ मजबूरियाँ थी, इसलिए मुझे पार्ट टाइम ही करना पड़े। जी। प्रशांत, आप सीतामढ़ी से हैं? जी। मुझे ये बताइए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नई शिक्षा नीति 2020, इसमें भाषाओं को लेकर के क्या बात कही गई है? सर, इसमें प्रावधान किए गए हैं कि बच्चों को मातृभाषा में ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा दी जानी चाहिए और कम से कम 3 भाषा का फॉर्मूला अपनाया जाना चाहिए। तो बिहार में इस तरह है क्या? बिहार में अंग्रेजी को लेकर अभी भी डावाडोल स्थिति है। अंग्रेजी बच्चे अंग्रेजी माध्यम में काफ़ी पिछड़ जाते हैं वहाँ पे। मैथिली को लेकर के? मैथिली को लेकर के सर उतना उत्साह नहीं है। जो मिथिला रीजन में रहने वाले बच्चे हैं वो भी मैथिली नहीं पढ़ना चाहते। तो क्या प्राथमिक स्तर पे मैथिली की पढ़ाई बिहार सरकार ने शुरू की है? जी। कब शुरू की? सर, यह मुझे नहीं पता है, लेकिन मिथिला क्षेत्र में जो स्कूल है वहाँ पे बच्चे पढ़ सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप तो मैथिली लिटरेचर लिए हुए हैं, मुझे 5 ऐसे साहित्यकार के नाम बताइए जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ हो, ठीक है, और अलग अलग विषयों पर। किनको आप रिकलेक्ट कर सकते हैं? सर, आप मैथिली में पूछ रहे हैं? मैथिली में पूछ रहा हूँ। सर, मैथिली साहित्य आपने पढ़ा हुआ है ना? मैं मैथिली में पूछ रहा हूँ। सर, एक तो जो सबसे पहले मिला था यात्री जी को मिला था, जो हिंदी में नागार्जुन नाम से लिखते हैं। इसके अतिरिक्त राजकमल चौधरी को मिला हुआ है। और सर, उनके वर्क्स का भी नाम बताते चलिए ना, ज़्यादा मुझे भी समझने में सुविधा होगी। बैद्यनाथ मिश्र यात्री, नागार्जुन, उनकी ये रचना है। सर, आपको याद हो? पत्रहीन नग्नगाछ नागार्जुन की थी। पत्रहीन नग्नगाछ। जी। इसके लिए उनको साहित्य अकादमी। राजकमल चौधरी जी की पुस्तक का नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन उनके एक उपन्यास के लिए उनको मिला था। और इसके अतिरिक्त नए कुछ हैं जिनको मिला हुआ है, जो हम अपने साहित्य में नहीं पढ़ते, अपने सिलेबस में नहीं पढ़ते हैं। इतने सारे लोगों को मिला हुआ है और आप 2 का नाम लेकर के आपने कह दिया नए कुछ लोगों को मिला हुआ है, पुराने बहुत सारे हैं। हाँ सर। मुझे 3 महिला साहित्यकार के नाम बताइए जिनको साहित्य अकादमी मिला हुआ है। किसी भी भाषा में सर? नहीं, मैथिली में। आपने मैथिली साहित्य पढ़ा है ना? जी सर। फिर तो आपको तो कंफर्टेबल होना चाहिए। सर, पढ़ा है, लेकिन उनकी रचनाएं कम ही पढ़ने को मिलती है जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हो। आमतौर पे वही रचनाओं का अध्ययन किया जाता है, खासकर बिहार पीसीएस के सिलेबस में।
जो प्राचीन काल में रचनाओं रहे। का नाम छोड़ दीजिए, मुझे अब लेखक लेखिकाओं के नाम बता दीजिए जिनकी रचनाएं आपने मैथिली साहित्य में पढ़ा हुआ है। विद्यापति। ठीक है, आगे बताइए। यात्री जी। वो तो हो गया जी। और बताइए। लालदास। लालदास, ठीक है जी। और बताइए। हरिमोहन झा। हरिमोहन झा जी, ठीक है। और कोई महिला साहित्यकार नहीं बताएंगे? महिला साहित्यकार तो आप तो बहुत पुरुषवादी प्रतीत होते सर हैं। महिला साहित्यकार का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। एक महिला है, सबसे पहले तो लिली रे को तो बहुत पहले मिला हुआ है। लिली रे, बहुत पहले मिला हुआ क्षमा है। चाहता हूँ। उषा जी हैं एक, उनको भी मिला हुआ है। उषा जी, रश्मि जी हैं एक, उनको भी मिला हुआ है। अच्छा। जी चलिए ठीक है, इसको आप प्रशांत जी थोड़ा सा आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। सर मैं इसको देख लूँगा। ठीक है ना। और मैथिली लिटरेचर में भी आपने, चलिए कोई बात नहीं, मुझे विद्यापति जी, ठीक है, उनकी किसी भी रचना की कुछ पंक्तियाँ सुना दीजिए। जी। विद्यापति जी की रचनाएं मिथिला के जन जन में व्याप्त है और एक उनकी रचना है जो शादी ब्याह के मौके पर गाई जाती है। गे माई हम नहीं आजू रहब यही आंगन, जे बूढ़ होते जमाए। एक और बहुत फेमस है, जय जय भैरव असुर भयावन, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति बर दिया है गोसावन। अब इसका अर्थ मुझे बता दीजिए। आपने 3 पंक्तियाँ बताई। जी। इसका अर्थ बता दीजिए। हे भैरवी, जो असुरों के लिए प्रलंकारी प्रतीत होती है, और लेकिन जो अपने भक्तों हैं उनके लिए ममता में प्रतीत होती है, और अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर आप उनको मनचाहा वर देती हैं। ठीक है प्रशांत जी। प्रशांत जी, जी मैम। ये बताइए कि आपने अपने सिलेबस में गोविंद दास जी को भी पढ़ा है। जी। डॉक्टर जयकांत मिश्र ने एक बात कही थी कि विद्यापति अगर मैथिली के कालिदास हैं तो गोविंद दास कवि माघ। क्या आपने ये स्टेटमेंट कभी सुना है आज के पहले? सुना तो था। सुना है। जी। क्या आपने इन चारों कवियों के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानकारी है आपके पास? हाँ जी थोड़ा। ठीक है, तो आप सहमत हैं इस कथन से? विद्यापति जी अगर मैथिली के कालिदास हैं तो गोविंद दास कवि माघ। माँ की रचनाएं हमने पढ़ी नहीं है मैम, तो मैं इस पे तुलनात्मक अध्ययन कैसे बताऊं? गोविंद दास जी की पढ़ी है? जी। गोविंद दास जी की जो पढ़ी उनसे क्या निष्कर्ष निकलता है गोविंद दास जी के बारे में? गोविंद दास की पंक्तियां ऐसी है मैम कि नहीं, आप मुझे पंक्तियां मत बताइए। किस धारा में लिखते हैं, किस तरीके की रचनाएं लिखते हैं, भक्ति का साहित्य लिखते हैं, श्रृंगार का लिखते हैं, कैसा लिखते हैं? गोविंद दास की रचनाओं के बारे में डॉक्टर गोविंद झा ने कहा है कि उनकी रचनाएं नारिकेल फल समान है, जो ऊपर से तो जटिल प्रतीत होती है, लेकिन अगर उसको विवेक रूपी कुठार से तोड़ा जाए तो वह नारिकेल के फल समान है। ठीक। तो उनकी रचनाएं भक्ति भाव में डूबी हुई जटिल है, जहाँ वो स्वयं को राधा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो आप मुझे उनका नवधा भक्ति का कोई पद बता सकते हैं गोविंद दास जी का? जी। मैं प्रयास करता हूँ। ए जल जीवन। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको देख लीजिएगा। ये बताइए कि जितना समृद्ध साहित्य मैथिली के पास है उतना बिहार की किसी और बोली के पास क्यों नहीं है? इसका मुख्य कारण है कि मैथिली में जो विकास था भाषा का वो काफ़ी प्राचीन काल से ही शुरू हो गया था। जब वज्रयानी मिथिला में आए थे और उन्होंने अपना संदेश का प्रचार शुरू किया था, तो तब से लेकर के ही मिथिला भाषा की उन्नति शुरू हुई। उसके बाद प्राकृत, फिर अभट्ट, परभट्ट से फिर मैथिली, और एक भक्त कवियों की भी एक प्राचीन श्रृंखला वहाँ से रही है। साहित्य का सृजन तब से होता रहा है और लोगों ने इसको जन जन में। ठीक है, तो आप ये बताइए कि मैथिली के प्रचार और प्रसार के लिए काम करने वाली किन्हीं भी 2 संस्थाओं के नाम बता दीजिए। मैथिली के प्रसार के लिए एक संस्था है अरिपन फाउंडेशन, जो वर्तमान में दरभंगा में कार्यरत है, और एक मैथिली प्रचारणी सभा। ठीक है, क्या आप अभी आपसे बात, आपने नवधा भक्ति की बात की थी, क्या आप परिचित हैं नवधा भक्ति क्या होती है? जी, क्या होती है? भक्ति की 9 शैलियाँ हैं। कौन कौन सी? वो याद नहीं है, क्षमा चाहता हूं। वो आपको याद नहीं है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जी, ये विधेयक अधिनियम बन चुका है? जी, पारित हो गया है। पारित हो गया है लोकसभा राज्यसभा से। ठीक है, इसको लोकसभा पे किसने पेश किया था? ये नहीं पता। कितने % आरक्षण का प्रावधान किया गया? 33% आरक्षण। कब से दिया जाएगा? ये 2026 में जब। और कब तक दिया जाएगा? 15 साल के लिए। 15 साल के लिए दिया जाएगा। तो ये बताइए कि इसमें एक बात की जा रही है आरक्षण के भी अंदर आरक्षण की,
जी। क्या प्रावधान है इसमें आरक्षण का, थोड़ा सा हमें समझा पाएंगे? जी, जैसे वर्तमान में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए 15 और 7% आरक्षण का प्रावधान है, तो उस कैटेगरी की महिलाओं के लिए उसी के तहत आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, और किसको नहीं दिया गया है? किस कैटेगरी की महिलाओं को नहीं दिया गया है? ऐसी मांग की गई थी कुछ दलों द्वारा कि ओबीसी की महिलाओं को भी दिया जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि ओबीसी के लिए राजनीतिक आरक्षण का प्रावधान वर्तमान में नहीं है लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में, इसलिए नहीं दिया गया था। ठीक है प्रशांत जी, आप मुझे बिहार से आने वाले कुछ प्रमुख उद्योगपतियों के नाम बता सकते हैं? जी जी, अनिल अग्रवाल। किस ग्रुप के मालिक हैं वो? वेदांता के हैं। ठीक है, और एक आर.के. सिन्हा है, वो GS4 सिक्योरिटी कंपनी के मालिक है। ठीक है, अभी एक मूवी चर्चा में रही, द चंपारण मटन, क्या आपने ये मूवी देखी है या इसके बारे में सुना है? सुना है मैम। क्या है इस मूवी में और क्यों ये चर्चा में है? यह मूवी अपने आप में एक अद्वितीय मूवी है, क्योंकि बज्जिका भाषा की पहली फिल्म है और एक रंजन कुमार हैं जो प्रशिक्षण ले रहे थे फिल्म इंस्टीट्यूट में, तो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के तौर पे, फाइनल सेमेस्टर के प्रोजेक्ट के तौर पे इसको बनाया था। और यह बिहार की ग्रामीण पृष्ठभूमि में एक गरीब महिला पे आधारित है। ठीक है, लेकिन तब भी जो ऑस्कर के लिए नामित भी किया गया है। थैंक यू सर। प्रशांत, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़ता जा रहा है, क्या होते हैं ये? सर, इरिडियम जैसे कुछ मटेरियल होते हैं, जैसे इरिडियम वगैरह, तो इनका इस्तेमाल होता है माइक्रो प्रोसेसर या चिप्स बनाने में। कितने रेयर अर्थ एलिमेंट्स ढूंढे गए अभी तक? सर ये नहीं पता है, लेकिन भारत में बहुत कम पाए जाते हैं। कितना है भारत में उसका ज्ञात भंडार? 1% से भी कम है वर्तमान में। और वो भारत में जो प्राप्त हुआ है वो कौन सा एलिमेंट है? सर ये नहीं याद है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जी, भारत सरकार की एक नीति है, कब आई थी और इसके क्या उद्देश्य हैं? सर कब आई थी ये नहीं पता है, लेकिन भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु इस नीति को लाया गया था, जिसमें R&D हेतु प्रशिक्षण, अनुदान और इसके अतिरिक्त प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का भी प्रावधान किया गया। अच्छा, क्या लक्ष्य है इसका? जी, इसमें R&D को मूल रूप से R&D को बढ़ावा देते हुए भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देना है, ताकि हम ये बहुत सामान्य वक्तव्य है, आयात पे निर्भरता कम कर सके। जी, बहुत सामान्य हो गया। कुछ ठोस बात लगे जिसके आपने पढ़ा हुआ वो नीति? सर एग्जैक्टली इसके बारे में फैक्ट्स में ज़्यादा नहीं बता सकता। टाइम बाउंड कुछ टारगेट होगा, टर्नओवर का, एक्सपोर्ट का कुछ टारगेट होगा? ये नहीं पता है, ये सब क्षमा चाहता हूँ। बिहार सरकार का एक स्टार्टअप प्रोग्राम है, ये कब आया है और उसके क्या उद्देश्य है? बिहार सरकार के स्टार्टअप प्रोग्राम पुरुष संबंधित या महिला संबंधित? कोई भी बता दीजिए जो आपको। 7 निश्चय 2 के तहत है महिला उद्यमी योजना, जिसमें किसी भी महिला को उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है, जिसमें 5 लाख अनुदान है और 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण है। अच्छा, और बिहार सरकार ने एक नेशनल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी बनाई है, खासतौर पर चमड़ा उद्योग और वस्त्र उद्योग के लिए। जी, ये नीति कब आई और इसके क्या उद्देश्य है? सर बिहार में स्टार्टअप को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। पढ़ा है कैसे अनुमान बता रहे हैं? नहीं पढ़ा नहीं है सर, अनुमान ही बता रहा हूँ मैं। छोड़ दीजिए फिर। बिहार सरकार ने एक बिहार बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी की भी घोषणा की है, जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति। ये कब नीति आई है और इसके क्या उद्देश्य है? नहीं सर, नहीं पढ़ा। अच्छा, बिहार सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे और उनका कार्यकाल लगभग कितना था? सर प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे और कार्यकाल नहीं पता। अच्छा, क्या किसी मुख्यमंत्री ने लगातार 25 वर्ष या 20 वर्ष तक काम किया है बिहार में? वर्तमान मुख्यमंत्री लगभग 20 वर्ष उनका कार्यकाल होने वाला है, लेकिन बीच में उनका कार्यकाल थोड़ा सा छूटा था जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन गए थे। कब बने थे जीतन राम मांझी? जीतन राम मांझी 2014 के बाद बने थे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो जातिगत जनगणना की गई है उसको अखिल भारतीय स्तर पर इस नीतिगत रूप से अपनाना चाहिए कि इसे हतोत्साहित करना चाहिए? हर समाज का, हर राज्य का अलग अलग परिप्रेक्ष्य है। बिहार में बिहार सरकार को लगा कि शायद कुछ वर्गों तक अभी भी हमारे योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है, इसलिए उन्होंने जातिगत जनगणना कराई। लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जैसे गुजरात या तमिलनाडु, तो वहाँ पे योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंचा है, तो
राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए एक सहमति बनाने की आवश्यकता है। कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी है। क्या भारत सरकार ने कभी कोई आर्थिक और सामाजिक जनगणना कराई थी? जी। कब? 2011 में कराई थी, लेकिन वो आंकड़े जारी नहीं हुए। क्यों, क्या तर्क है सरकार का? सरकार का कोई स्पष्टीकरण आया नहीं। सरकार के कहना है कि आंकड़े बहुत ज़्यादा अनियमित है, हम जारी नहीं कर सकते। ठीक है प्रशांत, मेरे अंतिम 1-2 प्रश्न ये हैं कि बिहार में कितने आकांक्षी जिले हैं और कितने आकांक्षी प्रखंड हैं? सर आकांक्षी 17 जिले, लेकिन प्रखंड कितने हैं मुझे नहीं पता। 17 पक्का है या अनुमान? 17 हमने पढ़ा था सर। ठीक है, धन्यवाद सर। बिहार की 3 मुख्य समस्याओं के बारे में बताइए। सर बिहार की सबसे बड़ी समस्या जो वर्तमान में है जलवायु परिवर्तन, दूसरी सबसे बड़ी समस्या है पलायन, और तीसरी सबसे बड़ी समस्या है महिला शिक्षा। जलवायु परिवर्तन आपको नहीं लगता पूरे विश्व के लिए ये एक चुनौती है, केवल बिहार के लिए नहीं है? बिल्कुल, पूरे विश्व के लिए चुनौती है, लेकिन बिहार के लिए विशेष रूप से मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि बिहार की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है और जलवायु परिवर्तन उनकी आजीविका को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। यह तीसरा वर्ष है जब फसल की पैदावार लगातार कम हुई है। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं बजट देख रहा था बिहार का, जो बात आपने कही है, जो कृषि का पिछड़ापन एक तरह से, या जो उपज है बहुत लगातार कम है, मैं ये देख रहा था बजट में बिहार में कृषि में केवल 3% ही दिया गया है, जबकि बाकी राज्य जो है वो लगभग 5.5-6%। तो ऐसा क्यों है? बिहार में तो और भी ज़्यादा देना चाहिए था सरकार को, इस क्षेत्र में और भी पैसे देने चाहिए थे। आपको क्या लगता है? बिहार सरकार दूसरे माध्यमों से दे रही है कृषि में, जैसे डीजल अनुदान दिया जा रहा है या इसके अतिरिक्त कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना की जा रही है। बिहार में निर्वाह कृषि का प्रचलन काफ़ी समय से है और मुझे लगता है इस प्रथा को बदलने की ज़रूरत है। बिहार में 70% जनसंख्या इसी पे है, इसके कारण प्रचंड बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई है और एक ओवरलोड सा तो आप 3 मुझे सुझाव दीजिए ना, कैसे कृषि को हम, कृषि का ढांचा जो है ना उसको हम कैसे बदल सकते हैं, इसको स्ट्रक्चरल चेंज एक तरह से। बिहार में सर पंजाब की तरह सबसे पहले चकबंदी लाया जाना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे खेत होने के कारण मशीनीकरण हो नहीं पा रहा है। दूसरा जो है कि उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग अभी भी नहीं हो रहा है और ना ही किसान उस संबंध में जागरूक हैं, वो की जानी चाहिए। तीसरा, सिंचाई की व्यवस्था अभी भी नहीं है। 20% से भी कम भूमि नहरों से सिंचित होती है और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्तर बिहार में जो कभी जल में डूबा रहता था, भूजल सूख चुका है। तो उन चीज़ों के बारे में जागरूक किया जाना है। सरकार कुछ कर भी रही है, जैसे जल जीवन हरियाली के माध्यम से हर गाँव में तालाब बनाने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। और बिजली की समस्या है? बिजली की समस्या कम हुई है विगत वर्षों में। कौन कौन से पावर स्टेशन है बिहार में? बरौनी और मुजफ्फरपुर। क्या है उनकी क्षमता, क्या है? सर क्षमता नहीं याद। क्षमता आपको पता नहीं? गार्गी मैत्रेयी का नाम सुना है? जी जी। कौन है ये? सर गार्गी और मैत्रेयी महिला विदुषी हैं जिन्होंने ऋचाओं की रचना की। तो इसमें से कौन है जो याज्ञवल्क्य के पथ पे चलना चाहती थी और कौन नहीं चाहती थी? सर गार्गी चलना चाहती थी और मैत्रेयी क्या चाहती थी? सर नहीं पता। चलिए ठीक है प्रशांत, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, जा सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। बैठिए। प्रशांत, कैसा लगा आपको अपना इंटरव्यू? हाँ बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपको कहीं कोई कमी नज़र आई? नहीं सर, कोई सर मेरे में इम्प्रूवमेंट की तो ज़रूरत है, लेकिन आप बेहतर सजेशन दे सकते हैं सर कि मुझे क्या करना है। कब है आपका इंटरव्यू? 18 को। सर मेरा एक प्रश्न है। सर मैं ऑलरेडी CDPO के लिए चयनित हूँ, तो मैं सर BAS के लिए जा रहा हूँ, तो CDPO स्पेसिफिक प्रश्न आ सकते हैं क्या? अभी मैं बता रहा हूँ, मोस्टली मैंने उसी के लिए तैयारी की है। अभी मैं बता रहा हूँ आप, ठीक है? देखिए प्रशांत, ठीक है, आप ने जैसा कहा CDPO आपका चयन हो चुका है, 2023 में हुआ है जी, ठीक है? तो सवाल तो उस पर रहेंगे, ठीक? उसको तो आप तैयारी कर लीजिए जी। मोस्टली मैंने उसी पे की थी तैयारी। लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। वो एक इंट्रोडक्शन है, वो शुरू में ही आपसे थोड़ा बहुत पूछ करके और फिर आगे निकलने की तैयारी रहती है।
ये नहीं है जो आपका इंटरव्यू उसी पे हो जाएगा जी। उसके बारे में तो जानना आपको है ही, उसके बारे में सारी चीज़ें जान लीजिए CDPO के बारे में। लेकिन उसके आगे आपको नेचुरल है अपने आप के बारे में जानना ज़रूरी है, यानी आपका जो क्षेत्र है। बहुत सारी चीज़ें हमने सीतामढ़ी पे नहीं भी पूछा है, लेकिन सीतामढ़ी और सीता के कारण बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आप ध्यान रखिएगा। सीतामढ़ी के बारे में, थोड़ा जनकपुर के बारे में, विदेह के बारे में, मैंने याज्ञवल्क, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा हिस्ट्री की तरफ उधर लेके हम लोग गए ही आपको। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैथिली साहित्य आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की है, जस्ट एग्ज़ाम के लिए आपने पढ़ाई की है, तो वो झलक रहा था। ठीक, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। कम से कम सिलेबस में जितने स्कॉलर्स के नाम हैं वो तो आपको जानते रहने चाहिए, जो आप नहीं जान रहे थे, तो वो बहुत ज़रूरी है। विद्यापति तो सब जानता है, मैथिली साहित्य से हो या ना हो, किसी भी साहित्य से हो, तो विद्यापति सभी जानते हैं जी। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे, और महिलाओं के बारे में जैसे नहीं आपने जैसे नहीं जान रहे थे, तो वो अच्छा नहीं लगा मुझे, इसलिए मुझे गार्गी मैत्री को लेकर के बाद में आना पड़ा। सर मैं इसको कवर करूँगा। हाँ, उसको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि और जगह भी आपको चंद्रयान में जैसे नारी के बारे में पूछा गया, तो वहाँ भी ये सब मतलब केवल उसी आपकी जानकारी के अभाव के कारण उस तरह के क्वेश्चन आपके पास आते रहे, जो आपसे निकालने की कोशिश की जाती रही। और ठीक है, आपने उद्योगपति इन सब के बारे में बताया है। साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में कोई किसी ने मैथिली साहित्य लिया हुआ है, और साहित्य अकादमी अवार्ड तो ऐसे ही जानते रहना चाहिए, आज के संदर्भ में भी जानते रहना चाहिए किसको मिला किसको नहीं मिला, या महिलाओं को किसको मिला वो भी नहीं। आपने कहा एक उषा है, तो एक उषा जी हैं, तो ऐसे एक उषा जी से तो आपने तो उनका अनादर कर दिया। ठीक है ना, उषा किरण खान तो बहुत फेमस, मतलब ये पद्मश्री है, तो ऐसे भी जानते रहना चाहिए। और भी बहुत सारी हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा नवधा भक्ति, मतलब आपके साथ एक चीज़ बड़ा मज़ेदार चीज़ हम लोगों ने नोटिस किया, जो ऑब्जर्व किया, आप हाँ जान रहे और फिर अचानक नहीं जान रहे हैं, मतलब उसके बाद आप इस तरह से प्रेजेंट करते हैं जो हाँ मैं जान रहा हूँ, हाँ सुना है ये, उसके बाद अच्छा चूँकि मैंने मार्ग के बारे में नहीं, तो मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता। तो वो आप थोड़ा सा ज़्यादा बैलेंस मेंटेन कीजिए, कोशिश ये कीजिए जहाँ पे आप में कमियाँ हैं आराम से बताइए, क्योंकि यहाँ पे आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा है, आपके व्यक्तित्व का टेस्ट हो रहा है। तो व्यक्तित्व के टेस्ट में व्यक्तित्व तो आपका अच्छा है, मतलब आपसे आपके साथ मिलकर बातें करना अच्छा लगा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ये भी लगा जो आप और भी थोड़ा विनम्र हो सकते थे, जब आप जवाब दे रहे हैं ना, तो उसमें आप और भी विनम्रता ला सकते थे। हाँ, वो कहीं कहीं आप थोड़ा सा वो अक्खड़पन टाइप का जो है ना, वो थोड़ा बहुत एक आध जगह हम लोगों ने नोटिस किया, जिसको आप ये या बहुत ही मतलब आप एक शालीन तरीके से जवाब दे सकते थे, उसको आप वो काहे ताहे इस तरह करके वर्ड्स जो है ना, तो थोड़ा उसको कंट्रोल कीजिएगा, तो आप अच्छा कर पाएंगे। बजट सबके बारे में नहीं जान रहे हैं आप, तो बजट नहीं जानिएगा तो कैसे काम चलेगा। नहीं सर, तो इसको मैं पढ़ूंगा। हाँ, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जी सर। बाकी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आपके व्यक्तित्व ने प्रभावित किया है, मतलब आप में एक चीज़ ऐसा है जो एक इस तरह का व्यक्तित्व है जिसको बहुत उस पर काम किया जाना बाकी है, लेकिन ऐसा व्यक्तित्व बहुत बार प्रशासन के लिए अच्छा भी होता है, जिससे कि उस सांचे में ढाला जा सके। ठीक है, तो थोड़ा काम कर लीजिएगा अच्छे से, तो आप अच्छा करेंगे। ठीक है सर, जाइए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, धन्यवाद सर।